BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एक वक्त था जब इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी का देश में एक छत्र राज था। फिर वो दौर भी आया जब ये कंपनी एक मजाक भर बनकर रह गई। स्लो नेटवर्क, कॉल ड्रॉप्स और सर्विस से जुड़ी तमाम समस्याओं की वजह से BSNL का भाई साहब नहीं लगेगा कहकर मजाक बनाया जाने लगा। आपके BSNL का नाम जो है गांव में भाई साहब नहीं लगेंगे, उसका फुल फॉर्म यही हो गया। आखिर किस तरह BSNL का पतन होना शुरू हुआ, कैसे सरकार ने मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाते हुए धीरे धीरे BSNL को हाशिए पर धकेल दिया, कैसे जानबूझकर BSNL को 3G सेवाएं लागू किए जाने के लाइसेंस देर से जारी किए गए, क्यों जहां निजी कंपनियों को विदेशी उपकरणों के इस्तेमाल की खुली छूट दी गई थी, वहीं BSNL को स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल किए जाने के लिए कहा गया। BSNL के डाउनफॉल से जुड़ी इस पूरी टाइमलाइन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां इन दिनों सरकार इसी तरह का एक प्रयोग करने की फिराक में है, जिसके खिलाफ कर्मचारी आंदोलनरत हैं। दरअसल 28 से 30 जुलाई 2026 तक ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL उत्तराखंड सर्किल के कॉल पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। वजह, ये कर्मी उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तावित संगठनात्मक पुनर्गठन योजना वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही 1 जनवरी 2017 से लंबित तीसरे वेतन संशोधन को लागू किए जाने और सालों से लंबित भत्तों के निस्तारण की गुहार लगा रहे हैं। हमने देहरादून BSNL ऑफिस में धरना दे रहे कर्मचारियों से बात की। सारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 4 जुलाई को हमारे BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया, जिसमें उत्तराखंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेने का मतलब है यहाँ की जो स्ट्रक्चरिंग है, जो बॉडी है, उसको पूरी तरह से चेंज करने के प्लान है। उसमें ये रहेगा कि जितना भी हमारा अर्बन एरिया है वो सब स्टाफ को उठा के रूरल एरिया में करने का प्रावधान है। आप सभी लोगों को पता है BSNL एक PSU है। PSU का मतलब ये होता है कि इसमें जो आप अर्न करोगे वही आप कमाओगे। इसी के मद्देनज़र हमको जो है थर्ड PRC नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमारा 1 जनवरी 2017 से लागू है। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है कि आप मुनाफे में नहीं है। अब आप ये सोचिए, मुनाफे में आने का कारण हमारा, अभी हम अर्बन इलाके में है जहाँ पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। आपको पता है कि रूरल इलाके में यहाँ पे उतनी जनसंख्या नहीं है, फिर हम रेवेन्यू कैसे अर्न कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हमने जो है मैनेजमेंट के सामने अपनी 3-4 मांगे रखी हैं। पहली ये है कि कम्प्लीटली रोल बैक। कम्प्लीटली रोल बैक का मतलब ये है कि आप छोटी से छोटी बातें तो जो अपनी हमारी जो एसोसिएशंस हैं उसके साथ साझा करते हैं, फिर उसमें कुछ कमियां होती हैं, फिर वो बताते हैं, फिर ऊपर जाके ऐसे करके एक प्रोसीजर बनता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने उत्तराखंड को टोटली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे थोप दिया है। और दूसरा ये बताया जाए कि इसमें रेवेन्यू मॉडल से हम प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। हमें तो दूर दूर तक लग नहीं रहा है कि हम कभी भी इसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। मेरा मानना ये है कि इसका रेवेन्यू मॉडल भी हम लोगों के साथ साझा किया जाए, ताकि हम लोग का आगे चल के पे प्रोटेक्शन और जो हमारा आगे आने वाले समय में जो हमारा पे रिवीजन है वो सब सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम अगर लानी है तो विभाग की सहमति, अधिकारियों की सहमति से किस तरह से हमारा रेवेन्यू आएगा, उत्तराखंड के अधिकारियों के द्वारा ही पहले इसका सर्वे किया जाए। यानी कि दिल्ली में बैठ के आपने सर्वे कर दिया, किसी को भी कहीं भी घसीट दिया कि किसी की 50 साल उम्र है, कोई रिटायरमेंट में बैठा हुआ है, इस पहाड़ों में ये घोड़े की तरह हम लोगों को दौड़ाएंगे तो ये अच्छा नहीं है। तो ये किस्म से ये कोई ये षड्यंत्र है और इसको ये पूर्ण रूप से ये BSNL को गिराने की साजिश है। ये कर्मचारी कैरियर प्रोग्रेशन से जुड़े मामलों के समाधान और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए HRA और विशेष भत्तों में बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि रिस्ट्रक्चरिंग का ये फरमान इसलिए जारी किया गया है ताकि शहरों में निजी टेलीकॉम कंपनियां और मजबूती से अपनी पैठ जमा सकें। हमारी जो भी वेतन विसंगतियां हैं, जिसमें हम लोगों का पे पुराने 2007 के पे कमीशन पे काम करना, 1995 के TA-DA के रेट्स पे हम लोग जो हैं वो आज की डेट पे भी काम कर रहे हैं। तो यही हमारी प्रमुख डिमांडें हैं कि जो भी ये रिस्ट्रक्चरिंग आई है ये वापस होनी चाहिए। इसमें यूनियन और एसोसिएशन को ये भी आशंका है कि शहरी क्षेत्रों को खाली करके कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट प्लेयरों को जो है कुछ बेनिफिट दिया जाने की कोशिश हो। ग्राउंड लेवल पे कोई सर्वे नहीं किया गया है। उत्तराखंड के किसी व्यक्ति द्वारा कोई इस पे विचार विमर्श नहीं किया गया है और इसको जबरदस्ती थोप दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में
आपको मोबाइल सर्विसेज है, आपकी FTTH सर्विसेज है और भी BSNL की WiMAX सर्विसेज है, जिसके माध्यम से हम जो है अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकते हैं। और निश्चित तौर पे अगर फ्री हैंड BSNL को दे दिया जाए तो वो अपने रेवेन्यू के माध्यम से BSNL को प्रॉफिट में ला सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिसीज ऊपर के पॉलिसी मेकर द्वारा बनाई जाती है जिससे BSNL के कर्मचारी हो, रेवेन्यू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कस्टमर बेस हो, उसमें निरंतरता संख्या घटती जा रही है। अभी BSNL को ऐसा 4G दिया जा रहा है, ऐसा 4G इक्विपमेंट्स और 4G लॉन्च किया गया जो संख्या BSNL के कस्टमरों की मोर देन 10% मार्केट शेयर थी, वो आज 4G लॉन्च होने के बाद घटकर 7% के आसपास हो गई है। संख्या घटी क्यों? क्योंकि हम जो इक्विपमेंट्स हमें स्वदेशी के नाम पे इक्विपमेंट्स TCS के द्वारा हमारे को कंपेल किया गया चलाने के लिए, वो इतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं और पिछले 1.5 साल 2 साल से उस पर लगभग टेस्टिंग ही चल रही है। अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अभी तक हम अच्छे से अपनी सर्विसेज मेंटेन नहीं कर पा रहे उन इक्विपमेंट्स के द्वारा। नतीजा ये होता है कि कर्मचारियों को बोला जाता है क्योंकि आपने रेवेन्यू नहीं बढ़ाया है, इसलिए FRDP क्लॉज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको PRC नहीं दी जा सकती, जो कि हमारी 1 जनवरी 2017 से ड्यू है। आज हमारे कर्मचारी 1 जनवरी 2007 की तनख्वाह के स्केल पे आज काम कर रहे हैं। अलाउंसेस और पर्क्स अलाउंसेस जो TADA हमें मिलता है 1995 के रेट के अनुसार मिलता है। 1995 में क्या स्थिति थी देश की, क्या महंगाई की दर थी, आज महंगाई की क्या दर है? हम 31 साल बाद भी उसी स्केल में काम करने के लिए मजबूर हैं। प्रदर्शन कर रहे BSNL कर्मियों ने सवाल किया है कि उत्तराखंड को ही क्यों हर बार प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। कोई भी पॉलिसी लागू होती है तो उससे पहले सर्वे किया जाता है, मगर बिना किसी ग्राउंड सर्वे के ये फैसला हम पर थोपा जा रहा है। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा लकूना है। पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल ऑफिस पे पहले ही हमारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के नाम से हमारे वेंडर्स पहले ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके एवज में उनको पेमेंट पहले ही मिल रहा है। मैनेजमेंट के द्वारा हमें बताया जाता है कि एक सेंट्रलाइज वेंडर हम दोबारा लाएंगे, जिसको इन सर्विसेज को मेंटेनेंस के लिए, सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए उनको हम पेमेंट देंगे। तो एक ही सर्विस के लिए दूसरी बार पेमेंट। फिर हमारे कर्मचारियों को ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे डिप्यूट किया जाएगा, यानी उसी सर्विस को मेंटेन कर लेके आपको 3 गुना पेमेंट करना पड़ रहा है। लास्ट में क्या बोला जाएगा, ये खर्चा BSNL कर रहा है, लेकिन जब ये घाटा होगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से घाटा होगा, इस पॉलिसी की वजह से घाटा होगा, तो हमारे कर्मचारियों को क्या बोला जाएगा, क्योंकि आपका BSNL प्रॉफिट में नहीं है, इसलिए हम आपको पे रिवीजन कमीशन नहीं दे सकते, वेज डिवीजन हम आपको नहीं दे सकते, आप पैसा लेके आओ। हम पैसा लाने के लिए तैयार हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम पैसा ला सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए हुए लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स को निभाने के लिए। BSNL देहरादून में काम कर रही महिला कर्मचारियों ने भी सरकार की इस नीति को लेकर चिंता जताई। ये जो पॉलिसी निर्धारित की गई है, ये हमारी एक हायर्ड कंपनी के द्वारा, जो मैनेजमेंट द्वारा हायर की गई, BCG जिसका नाम है, उसके द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंद कमरों में वहाँ पर बैठ के सिर्फ AI के माध्यम से बनाई गई है। यहाँ की ज्योग्राफी को ध्यान में ना रखते हुए कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है हमारी, यहाँ पे एक गाँव 5 किलोमीटर में, कोई 2 किलोमीटर में, कितने दूर दूर यहाँ पे गाँव हैं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप खुद भी जानते हो यहाँ के जो परिस्थिति है कि अगर हमें किसी गांव में जाना है तो सुबह से शाम लग जाती है, तो कैसे वो व्यक्ति वहाँ जाएगा, काम करेगा, उसका वापस आने का कोई साधन नहीं है। और जो हमारी BCG जो कंपनी थी, उसको 340 करोड़ रुपए का अभी तक उसको दे दिए जा चुके, लेकिन उसकी क्या आउटपुट क्या निकला है,
ये जो हम माने कि हमारे लिए तो कोई आउटपुट नहीं है, ये तो सताने की बात हो रही है एम्प्लॉयज़ को कि ये जो आपने रिजल्ट निकाला है कि आप जो है सबको तहस नहस कर दीजिए। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या इनका विजन है कि BSNL अगले 10 साल में, अगले 2 साल में कहाँ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये मैनेजमेंट है, जो जब ये डिसाइड कर रहा था ये सब चीज़ें, तो क्या उनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पे इतनी सारी महिला कर्मचारी हैं, एकदम से तुम उठा के वहाँ डाल दोगे? ये कॉमन सी चीज़ है कि एक लेडी को डिस्टर्ब करने का मतलब है पूरे परिवार को डिस्टर्ब करना। तुम उनको उठा के बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी आगे कैसे क्या होगा, बिना किसी रूलिंग के उठा के कहीं किसी जगह पटक दे रहे हो, तो ये नहीं मालूम कि उनके जाने से उनके परिवार में उनके कितना डिस्टर्बेंस होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। इन्होंने जो है मतलब हमेशा से यही रहा है कि जहाँ पर भी देश की ड्यूटी जहाँ पर भी होगी वहाँ BSNL जाएगा, लेकिन जहाँ पर डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो पूरा करेंगे कौन? प्राइवेट कंपनी। जितनी भी मतलब थीम्स जो हैं वो सारे प्राइवेट कंपनीज लेंगे, और जहाँ पर भी स्ट्रगल होगा, जहाँ पर भी वो दिया जाएगा वहाँ BSNL जाएगा। ऐसा क्या? और इसका इनाम हमको क्या मिलता है? सारे प्रमोशन नहीं है, पर्क्स नहीं है, अलाउंसेस नहीं है। हाँ, इसका हम लोग को क्या रिवॉर्ड मिला है? हम हमेशा कभी भी हमारे देश की सेवा जब भी ज़रूरत पड़ी BSNL हमेशा आगे रहा है, लेकिन उसका रिवॉर्ड हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। और अभी देखिए बिना किसी एकदम से फरमान जारी हो गया जी आपको उठ के वहाँ जाना है। क्या गाँव में BSNL नहीं है? BSNL के लोग क्या गाँव में नहीं है? आज भी हैं। जहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है वहाँ BSNL के लोग आज भी। प्रदर्शन में शामिल तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस का कहना है कि अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो BSNL के नेटवर्क संचालन, ग्राहक सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, जो BSNL के हितों के खिलाफ होगा। प्रबंधन अगर हमारी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमने BSNL उत्तराखंड सर्किल के एक पुराने कर्मचारी से भी बात की, जिन्होंने नाम न बताए जाने की शर्त पर हमें बताया कि किस तरह से धीरे धीरे भारत सरकार ने BSNL को साइडलाइन किया और अब भी ऐसी कोशिशें जारी हैं, जिससे धीरे धीरे BSNL एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाए और बाद में पूरी तरह से खत्म हो जाए। उत्तराखंड में जो पॉलिसी लागू की जानी है, ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तावित है, मगर उत्तराखंड के बाद धीरे धीरे इसे देश के अलग अलग शहरों में भी लागू किया जाएगा। चलिए इस बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताएं, उससे पहले इसकी शुरुआत में चलते हैं। साल 1854 में डाक एवं तार विभाग अस्तित्व में आए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में दोनों विभागों को मिला दिया गया। 1925 में पोस्टल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का पुनर्गठन किया गया। फिर 1 जनवरी 1985 को PNT यानी पोस्टल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से टेलीकॉम अलग कर दूर संचार विभाग बनाया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2000 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशंस को मिलाकर BSNL बनाया गया। साल 2000 में ही BSNL ने WLL यानी वायरलेस इन लोकल लूप सेवाएं शुरू की, जो CDMA बेस्ड थी। तब कोरिया के स्क्रैप उपकरण महंगे दामों में खरीदे गए। अक्टूबर 2002 में BSNL ने अपनी 2G मोबाइल सेवाएं शुरू की। तब निजी ऑपरेटर्स इनकमिंग कॉल के भी चार्ज लिया करते थे और आउटगोइंग कॉल्स के भी महंगे चार्ज हुआ करते थे। BSNL की मोबाइल सेवा शुरू होने के बाद ही आउटगोइंग कॉल्स के दाम घटे। अब लाइसेंस जारी किए जाने के पीछे का खेल समझिए। फरवरी 2009 को BSNL की 3G सेवाएं शुरू हुई, जो कि काफी देर से हुई, जबकि निजी ऑपरेटर्स को काफी वक्त पहले से ही 3G सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दिए जा चुके थे। तब निजी कंपनियों ने भी मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ शहरों में ही अपनी 3G सेवाएं उपलब्ध करवाईं। वहीं BSNL को देश भर में 3G सेवाएं देने के लिए बाध्य किया गया और इसके लिए भारी भरकम फीस भी सरकार को चुकानी पड़ी। 3G सर्विसेज के लिए ZTE कंपनी द्वारा निर्मित BTS BSNL द्वारा लगाए गए, जो 4G टेक्नोलॉजी में आसानी से मात्र एक कार्ड चेंज करने से अपग्रेड किए जा सकते थे। लेकिन जब उन्हें अपग्रेड करने की बारी आई तो सरकार ने BSNL को ZTE कंपनी के BTS इस्तेमाल करने से मना कर दिया। सरकार ने अपने इस फैसले के पीछे की वजह स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना बताया, जबकि बाकी निजी कंपनियों को विदेशी कंपनियों के अच्छे उपकरण इस्तेमाल करने की खुली छूट दी गई थी, जिस वजह से जो BTS आसानी से 4G में अपग्रेड किए जा सकते थे, उनकी जगह नए और स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी TCS कंपनी को दी गई थी। ऐसे में BSNL को नए उपकरणों पर भारी भरकम खर्च करना पड़ा। TCS ने C-DOT से मिलकर बहुत कम वक्त में ही 4G टेक्नोलॉजी के उपकरण बनाने की कोशिश की। एक तरह से BSNL को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से विफल रहा। जिस वक्त तमाम निजी ऑपरेटर्स 5G की सुविधा शुरू कर चुके थे, BSNL इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इंतजार करता रहा और अपनी सेवाएं शुरू ही नहीं कर पाया। कम समय में बनाए गए ये स्वदेशी उपकरण नाकाम साबित हुए, जिसका खामियाजा BSNL को भुगतना पड़ा। इस बीच BSNL का मजाक बनता रहा।
वर्तमान में BSNL का राजस्व मुख्य तौर पर शहरी क्षेत्रों से ही आ रहा है। 4 जुलाई 2026 को दिल्ली स्थित BSNL के कॉर्पोरेट ऑफिस की ओर से पुनर्गठन करके उत्तराखंड को POC यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चुनकर उसके 90% कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात किए जाने का फरमान जारी किया गया। भारत सरकार के प्रोजेक्ट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के पहले चरण के बाद BBNL यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क द्वारा दूसरे और तीसरे चरण में बाकी बची ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य वर्तमान में चल रहा है, जिसके राजस्व प्राप्ति के लिए BSNL के कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। मगर अधिकतर ग्राम पंचायतों में अभी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी ही नहीं है। ऐसे में ग्राम पंचायतों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य क्या सोचकर दिया गया है? दूसरी ओर BSNL के पास जो जमीनें हैं उन्हें बेचे जाने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक देश भर में BSNL की काफी जमीनें औने पौने दामों पर बेची जा चुकी हैं। साल 2009 में BSNL WIMP सर्विस के स्पेक्ट्रम चार्ज के तौर पर 84,000 करोड़ रुपए सरकार को दे चुकी है। इस वायरलेस ब्रॉडबैंड को भी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू करवाया गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में अच्छे राजस्व का मौका था। इसी तरह अनेकों बार सरकार ने BSNL के हाथ बांधे रखे और उसकी फजीहत करवाता रहा। अब उत्तराखंड में इस तरह की कोशिश की जा रही है जो कि कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। तो ये थी BSNL के डाउनफॉल की कहानी, जिसका एक प्रयोग इन दिनों उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही 12 मासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। इसी तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें 12 मासा।